जय हिंद। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस के जोशी। देखो आज के इस वीडियो में हमें ना जल संसाधन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, वाटर रिसोर्स, उसके बारे में बाकी बातें करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया था कि आपको बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है। जैसे मैंने उसमें कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं वह परियोजना होती हैं जो किसी नदी पर एक से अधिक उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। जैसे एक उद्देश्य जैसे पेयजल हो गया, सिंचाई हो गया, पर्यटन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, जल विद्युत हो गया, पेयजल के रूप में हो गया, इसके अलावा पर्यटन चारागाह भूमि के रूप में हो गया। तो बहुत सारे वजह हो सकती है उसको बनाने के लिए। फिर हमने आज की इस वीडियो में हम जल संरक्षण के बारे में बात करेंगे, परंपरागत जल संरक्षण की विधियों के बारे में बात करेंगे, वर्तमान की विधियों के बारे में बातचीत करेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना पर जो बनने वाले बांध है उसके कारण पढ़ेंगे कि उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है वो। इसके अलावा हम जितना भी टॉपिक बचा है उसका थोड़ा सा हिस्सा बचेगा और बाकी का कवर करने की आज की वीडियो में कोशिश करेंगे हम भरपूर। देखो हम बात करते हैं आज प्राचीन जल संरक्षण की। प्राचीन जल संरक्षण यानी प्राचीन काल में जल संरक्षण की कौन सी विधियां थी, प्राचीन काल में जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता था, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बांध और सिंचाई तंत्रों का विकास हुआ था। उसके बाद कलिंग में भी हुआ था, नागार्जुन, बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग राजा महाराजा ने बहुत सारे बांध बनाए, बांधों का निर्माण करके जल का क्या किया था, संरक्षण किया था। इसी में आपको है ना कुछ पॉइंट नोट करने हैं। जैसे मान लिखना आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध व झील व सिंचाई तंत्रों का चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध, झील व सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया। आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का एक गुप्त डायनेस्टी का मौर्य डायनेस्टी का एक राजा था जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने गणनंद को हराकर नंदवंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने ही सबसे पहले ध्यान रखना, इन्होंने जूनागढ़ के अंतर्गत एक झील का निर्माण करवाया था। आप वो उस झील का भी नाम याद रखना, उस झील का नाम है सुदर्शन झील। स्कंदगुप्त, इसके अलावा अशोक का नाम और इन सब का नाम मिलता है। वहां पर एक शिलालेख है, जूनागढ़ का शिलालेख, उस पर तो इस एक झील का निर्माण करवाया था गुजरात में जिसका नाम क्या है, सुदर्शन झील है। इसके अलावा कलिंग उड़ीसा में है। नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा गुन्नूर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। कलिंग उड़ीसा में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, गुन्नूर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई की तकनीक, ध्यान रखना, वहां पर उत्कृष्ट सिंचाई की तकनीक के सबूत मिले हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अगला ध्यान रखना है कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल के अंतर्गत थी। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील सबसे बड़ी
सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक, भोपाल झील। ध्यान रखना कौन सी झील है, भोपाल झील 11वीं सदी में बनाई गई थी, 11वीं सदी में बनाई गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट सिरी पोर्ट क्षेत्र में, दिल्ली के निकट सिरी पोर्ट क्षेत्र में, ध्यान रखना 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट सिरी पोर्ट क्षेत्र में जल सप्लाई के लिए ध्यान रखना जल सप्लाई के लिए हौज बनाया, हौज यानी तालाब बनवाया। ये प्रमुख है, याद रखना ये चारों बातें आपको बहुत डिटेल के साथ याद रखनी है। कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, मैंने कहा, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कलिंग, उड़ीसा में नागार्जुन कोंडा, पुन्नेर, कोल्हापुर में उत्कृष्ट सिंचाई की तकनीक के सबूत भी मिले थे। अपने शहर यानी भोपाल में कृत्रिम झीलों में जो 11वीं सदी में बनाई थी वहां पर भी मिले इसके साक्ष्य। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश दिल्ली डायनेस्टी का एक शासक था। किस वंश का था, याद रखना ये गुलाम वंश का शासक था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में बना था। इसके समय में एक हौज का निर्माण, एक तालाब, एक सिरी नाम का एक शहर बसाए गए थे, 4 शहर बसाए गए थे दिल्ली सल्तनत के समय में, दिल्ली के आसपास में। उनमें से एक शहर, वहां पर किसका, एक तालाब का निर्माण करवाया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना ना। इसके बाद में हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं की बात करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना और बांध, इसकी वजह से होने वाली समस्याएं कौन कौन सी थी, कौन कौन से आंदोलन इसके कारण हुए थे। तो देखो हम बात करते हैं इनकी। तो आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लगा कर लिखना कि बहुउद्देशीय परियोजना व बड़े बांध बहुउद्देशीय परियोजनाएं बड़े बांध, ध्यान रखना बहुउद्देशीय परियोजना, बड़े बांध, नए पर्यावरणीय आंदोलन, नए आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन व टिहरी आंदोलन। टिहरी आंदोलन के कारण बन गए, के कारण बन गए कौन कौन से, बहुउद्देशीय परियोजना, कैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थे या बड़े बांध जितने भी डैम थे, उनकी वजह से पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी आंदोलन इसके कारण बन गए थे। इन्हीं की वजह से कारण क्या था कि किसी भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लगाने से उस क्षेत्र की जैव विविधता खत्म हो जाएगी, लोग विस्थापित हो जाते हैं, गांव खाली करा दिए जाते हैं, तो आसपास की भूमि बंजर खराब हो जाती है, यानी भूमि दाब बनने के कारण भूकंपीय समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैव विविधता खतरे में आ जाती है। किन के कारण, ये डैम के कारण। क्योंकि किसी भी परियोजना के इसके लाभ और उद्देश्य दोनों हो सकते हैं। तो हम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आंदोलन के बारे में बातचीत करेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हेडिंग लगाना आपको,
नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हम इतना ही पढ़ेंगे जितना आपकी सिलेबस में किताबें दे रखा है, उससे ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ये आंदोलन नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना, यह आंदोलन नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना के निर्माण के विरोध में हुआ। के निर्माण के विरोध में हुआ, याद रखना। नेक्स्ट याद रखना इसके अंतर्गत कि यह आंदोलन गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ द्वारा संचालित है। यानी इसको एक एनजीओ चला रहा है, ध्यान रखना इस आंदोलन को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। याद रखना इसके अंतर्गत जनजाति लोगों पर्यावरणविदों छोटे छोटे लिख रहा हूं, बोर्ड पर जगह कम इसलिए। पर्यावरणविदों वह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना, जनजाति लोगों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लामबंद हुए सभी लोग। ध्यान रखना, ये याद रखना। आरंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूब जाने, जंगलों के बांध के पानी में डूबने के मुद्दे पर केंद्रित है। डूबने के मुद्दे पर केंद्रित था। फिर देखना मुख्य कारण क्या था इसका, बाद में कि फिर ये किसके ऊपर आ गया था। इसके बाद में फिर इसका लक्ष्य विस्थापित लोगों का पुनर्वास करना था। इसके बाद यानी इस उद्देश्य के बाद, इसके बाद यानी जंगलों में बांध के पानी में डूबने के मुद्दे पर यानी जंगलों के बांध के पानी में डूबने के कारण, ये जंगल में बांध के पानी में डूब गए जिसके कारण वनस्पतियों और वन्य जीवों का नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बाद यहाँ रहने
वाले जो विस्थापित है, लोगों का पुनर्वास पुनर्वास करना मुख्य लक्ष्य रह गया। मतलब क्या होता है इसका सुनना। देखो क्या था, कौन सा इस आंदोलन के बारे में, कौन सा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन नर्मदा नदी गुजरात में, इस पर ये बांध बनाया हुआ है सरदार सरोवर डैम। इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि किन किन क्षेत्रों के लिए ये आंदोलन नर्मदा नदी पर बना हुआ था। इस आंदोलन के इतने बड़े क्षेत्र में बहुत सारे गांवों को खाली कराया गया था, जिसे खाली कराने के बाद बहुत सारे लोग है ना वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। जिनको जमीनें छीन गई थी उनको बाद में वो रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाए, वो दर दर शहरी क्षेत्रों में भटक गए, जो गरीबी के शिकार होने लग गए थे। इन्हीं लोगों को वापस पूर्ण विस्थापित करने के लिए भी ये आंदोलन चला था, ध्यान रखना। इससे पहले इस क्षेत्र में अत्यधिक जल भराव के कारण जंगल डूब गए थे, जीव जंतु वहां से क्या हो गए, नष्ट हो गए थे। तो उसी वजह से भी ये आंदोलन पहले प्रारंभ हुआ था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनजीओ, जनजाति के लोग, पर्यावरणविद, मानवाधिकार, जो लोगों के राइट्स को लेकर लड़ रहे थे, वो सब इस आंदोलन से जुड़ गए थे। तो ये आंदोलन आप ध्यान रखना, कौन सा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखो अगला आपको याद रखना है कि इनके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम सबसे पहले एक बात याद करते हैं, सरदार सरोवर बांध के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है ये भी, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। सरदार सरोवर बांध परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना याद रखना है। देखो नदी कौन सी नदी पर है, नदी का नाम याद रखना, नर्मदा। राज्य गुजरात में, कहां पर है, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़े बांधों में से एक बांध है, ध्यान रखना। भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक, सबसे बड़े, सबसे बड़ी, ऐसे लिखो, जल संसाधन परियोजनाओं में से एक, जल संसाधन परियोजनाओं में से एक, जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखना। कौन कौन से 4 राज्य हैं? पहला राज्य गुजरात आपको याद रखना है, दूसरा राज्य आपको राजस्थान याद रखना है, तीसरा राज्य आपको मध्य प्रदेश याद रखना है, चौथा राज्य आपको महाराष्ट्र याद रखना है। ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना ध्यान रखना। राजस्थान का भी इसमें कुछ हिस्सा है, राजस्थान के अंतर्गत आपको याद रखने। तो ये राजस्थान में एक तो आता है बाड़मेर में, एक राजस्थान में जालौर के अंतर्गत है। 72 किलोमीटर के लगभग है राजस्थान, बाड़मेर की गुड्डा बनानी क्षेत्र की बात करें तो। हम देखो नोट लगाकर एक बात लिखनी है आपको, क्या लगानी है, नोट लगाकर एक बात लिखनी है कि गुजरात के ये गुजरात के 9,490 गांव, 9,490 गांव व 124 कस्बों, 124 कस्बों में, ये गुजरात के 9,490 गांव 124 कस्बों में तथा राजस्थान के 124 तथा राजस्थान के
124 गांवों के 124 गांव के सूखाग्रस्त करना, सूखाग्रस्त मरुस्थलीय भागों को मरुस्थलीय भाग, कौन से भाग? सूखाग्रस्त, बाड़मेर, जालौर, मरुस्थलीय को, मरुस्थलीय भागों को जल, मरुस्थलीय भागों को जल की आवश्यकता को पूरा करेगा, जल की आवश्यकता को, जल की आवश्यकता को पूरा करेगा। ये ध्यान रखना। तो ये सरदार सरोवर, देखो मैं आपको बताऊं इस परियोजना के तहत ये राजस्थान के, देखो सरदार सरोवर बांध परियोजना याद रखना, नर्मदा नदी पर है, गुजरात में, भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है। 4 राज्य गुजरात, एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र, बाड़मेर और जालौर में ये पद्धति बूंद बूंद सिंचाई परियोजना पर आधारित है। राजस्थान की ध्यान रखना, ये गुजरात के 9490 गांव और 124 कस्बों में तथा राजस्थान के 124 गांव में, कितने? राजस्थान के 124 गांव में, यहाँ पर 173 कस्बे, ध्यान रखना ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 173 कस्बे में तथा राजस्थान के 124 गांवों में सूखाग्रस्त मरुस्थलीय भागों में जल की उपलब्धता ये करवाता है। इसके अलावा हमें देखना है एक बहुत नोट लगा कर आपको एक लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है वो मैं बता देता हूँ कि कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में जल विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना बनाने के कारण हुआ था और इसकी वजह से 2 राज्यों के बीच में, कौन कौन से? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में क्या हो गए थे? आज भी जल विवाद है। इसके अलावा भी बहुत सारे जल विवाद के कारण है बहुत सारे राज्यों में, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी सिंधु नदी तंत्र को लेकर भी जल विवाद है। इसके अलावा नेपाल को लेकर भी हमारे यहाँ पर क्या है? जल विवाद की समस्या है। अलग अलग राज्यों में बहुत सारी नदियों को पानी को लेकर किसकी जल विवाद की समस्या उत्पन्न है। तो आपको नोट लगा कर लिखना है, कृष्णा और गोदावरी जल विवाद की शुरुआत, कृष्णा व गोदावरी जल विवाद की शुरुआत, जल विवाद की शुरुआत याद रखना, कृष्णा व गोदावरी जल विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, याद रखना, कृष्णा व गोदावरी जल विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा, कौन सरकार द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर, कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना, कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर, के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन, जल की दिशा में परिवर्तन, इसकी जल की दिशा में परिवर्तन कर कर्नाटक व महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश राज्यों, दिशा में परिवर्तन कर कर्नाटक व आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा आपत्ति जताई। ये ध्यान रखना, आपको प्रश्न यहां से क्या पूछे जाने की संभावना है कि कृष्णा और गोदावरी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है। या तो ये पूछा जा सकता है कृष्णा और गोदावरी राज्य, कृष्णा और गोदावरी नदी विवाद किन 2 राज्यों के बीच में, ये किसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई थी, ये पूछे जाने की संभावना है, ज्यादा कुछ नहीं यहाँ से। इसके बाद में हम बात करें यहाँ से अगले वर्षा जल संरक्षण, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ध्यान रखना। ये वर्षा जल संरक्षण या संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण, ये याद रखना,
सही लिख देता हूँ आपके लिए, वर्षा जल संग्रहण। इसकी बात करते हैं। देखो वर्षा जल संग्रहण ये एक तकनीक है जिससे वर्षा के जल को खाली स्थानों, घरों में या पर किसी भूमिगत जो कुएं है उसके अंतर्गत, यानी जो कुएं है उसके अंतर्गत इन पानी को क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद में इसका क्या किया जाता है, उपयोग। कहने का तात्पर्य क्या होता है, वर्षा का जल होता है, अभी बारिश की वर्षा का मौसम चल रहा है, इसमें जो पानी जो बह रहा होता है, जो जितना भी है अच्छा पानी होता है, ये सबसे अच्छा जिसको हम पालक पानी कहते हैं, ये पानी बहता जाता है, ऐसे ऐसे बह रहा होता है, तो इसको या तो किसी नाली के अंतर्गत या किसी तालाब के अंतर्गत या कुएं के अंतर्गत, जो भूमिगत कुएं होते हैं अपने, उनके अंतर्गत या घरों में कुछ टाके वगैरह वगैरह बना के इसको क्या किया जाता है, जा सकता है, सिंचित किया जा सकता है। सिंचित करने यानी संचित करने के बाद या एकत्रित करने के बाद वर्षा ऋतु जाने के बाद इसका हम क्या कर सकते हैं, आगे की जितनी भी ऋतु, गर्मी हो सर्दी हो, उसमें क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। यही वर्षा जल संग्रहण था। इसकी हम बहुत सारी विधियां पढ़ेंगे अलग अलग स्थानों में, ध्यान रखना। तो आपको इसमें क्या लिखना है, देखो याद रखना कि ये एक तकनीक है, एक तकनीक है जिसके अंतर्गत, एक तकनीक है जिसके अंतर्गत वर्षा जल को, इसके अंतर्गत वर्षा जल को खाली स्थानों, ये एक तकनीक है जिसके अंतर्गत वर्षा जल को खाली स्थानों, घरों में टैंक, घरों के टैंक, ध्यान रखना, खाली स्थानों, घरों के टैंक में, घरों के टैंक में या बेकार पड़े खाली कुओं, ध्यान रखना, बेकार पड़े खाली कुओं में भरा जाता है, तथा वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु के बाद इसका, वर्षा ऋतु के बाद इसका उपयोग जल की आवश्यकता, उपयोग जल की आवश्यकता होने पर पूरा करता है। यानी ये पालन पानी हो गया ना, राजस्थानी भाषा में इसको पालन पानी कहा जाता है, जिसका उपयोग हम क्या, जो इसके बाद में, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में जल की समस्या है, तो जल की समस्या है तो घरों में लोग इसके क्या बहुत बड़े टाके या जोड़ नालियां करके उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, जो बाकी की वर्षा ऋतु के बाद में पूरे समय में जल का उपयोग आसानी से करते हैं। देखो जिसे उदाहरण के तौर पर पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जब जल संरक्षण की विधियां पढ़ेंगे ना उस समय, तो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आपको पता है कुल और गुल जैसी सिंचाई परियोजनाएं, उसके माध्यम से नदियों को परिवर्तित करके नदियों के धाराओं को मोड़कर वहां पर उससे सिंचाई की जाती है। पश्चिमी राजस्थान में जोड़ टाके या नालियां बहुत सारे, इन क्षेत्रों में भी क्या किया जाता है, पानी को आसानी से क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो यहीं पर ही आपको याद रखनी है जल संरक्षण की विधियां, वर्षा जल संरक्षण की विधियां, वर्षा जल संरक्षण की ध्यान रखना विधियां की विधियां, यानी भारत के कौन कौन से क्षेत्र में किस किस प्रकार की वर्षा जल संरक्षण की विधियां पाई जाती है। तो हम ना इसे 4-5 विधियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने सिंचाई के लिए, पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में, ध्यान रखना, पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में
जिसमें हम कह सकते हैं पश्चिमी हिमालय। पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे पश्चिमी हिमालय में कुल व गुल जैसी वाहिकाएं, कुल व गुल जैसी नदी वाहिकाएं क्या ये नदी वाहिकाएं बनाई जाती है जो सिंचाई के लिए उपयोगी होती है। देखो ये कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेना ये है पर्वतीय क्षेत्र, एक कौन सा क्षेत्र है, पर्वतीय। यहाँ से एक नदी निकली है, क्या निकली है, ये यहाँ पर खेत है, क्या है, खेत। तो इसमें से कुछ एक धारा निकाल ली इसे, इस क्षेत्र खेत के अंतर्गत लेके आ गए, और इस धारा से क्या करने लगे वो लोग, सिंचाई करने लगे। ये कुल और कुल ध्यान रखना, क्या करने लगे, सिंचाई करने लगे। दूसरी बात करते हैं हम इसके अंतर्गत, दूसरी बात ध्यान रखना, ये पहली बात है। इसके अंतर्गत दूसरी, राजस्थान में पीने के जल का राजस्थान में ध्यान रखना, राजस्थान में पीने का जल एकत्रित, राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए, ध्यान रखना, जल एकत्रित करने के लिए छत, जिसको रूफ कहते हैं, छत वर्षा जल संग्रहण, छत वर्षा जल संग्रहण, छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक आम बात है। यानी पश्चिमी राजस्थान में हर घर में आपको इस छत यानी कुएं में वर्षा के जल को इकट्ठा करके किया जाता है आंगन के अंतर्गत, ध्यान रखना ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखना, इसमें थर्ड पॉइंट याद रखना, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए, अपने खेतों की सिंचाई के लिए, अपने खेतों की सिंचाई के लिए लोग बाढ़ जलवाहिका बनाते हैं, बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। जिस मतलब क्या होता है, जैसे मान लेना इस क्षेत्र में बाढ़ आ गया है पर्टिकुलर, फिर उससे छोटे छोटे वाहिकाएं बनाकर वो अपने कहाँ पर, अपने क्षेत्र या अपने खेत में ले जाएंगे, उसे क्षेत्र खेत एक ही बात होती है, और वहां जाकर उससे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो तीन चीज याद रखना, पहाड़ी क्षेत्र पश्चिम बंगाल, पश्चिम हिमालय में इसके अंतर्गत कुल और गुल कहा जाता है, जिसे नदी की धाराओं को उसमें परिवर्तन करके कुछ धाराओं को अपने खेतों की ओर ले आते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, कुल और गुल कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण पद्धति, जहां पर वर्षा के जल को इकट्ठा करके उपयोग में लिया जाता है, इसे पालक पानी कहते हैं। पश्चिमी बंगाल की बाढ़ आने की वजह से, बाढ़ के क्षेत्र में वहां पर जितने बाढ़ वाली भूमि है वहां से कुछ वाहिकाएं निकाल के उसको अपने खेतों में ले जाते हैं। तो ये तीन याद रखना। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, देखो अगली बात करते हैं इसके अंतर्गत, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में, खेतों में शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में, खेतों में, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए, वर्षा जल एकत्रित
करने के लिए गड्ढे, वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, यानी खेतों में है ना कुछ गड्ढे बनाकर उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है और पानी को इकट्ठा करने के बाद में उसको मृदा को क्या किया जा सकता है, उससे सिंचित किया जा सके। संरक्षित जल को खेती के रूप में उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। इससे संरक्षित जल को खेती के रूप में उपयोग किया जाता है, जल को खेती के रूप में उपयोग किया जाता है, खेती के रूप में उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद में राजस्थान के जैसलमेर में, नेक्स्ट मुद्दे याद रखना, राजस्थान के जैसलमेर में, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर में, खड़ीन व अन्य क्षेत्रों में जोहड़, खड़ीन व अन्य क्षेत्रों में जोहड़ जल संरक्षण की प्रमुख पद्धतियां हैं, ये विधियां हैं। देखो जोड़ और खड़ीन क्या होती है। राजस्थान में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने इसकी शुरुआत की थी। खड़ीन एक कृषि भी होती है, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत खेत के अंतर्गत एक क्षेत्र में दीवार बना के पानी को इकट्ठा किया जाता है, जो उसके बाद में शीत ऋतु के अंतर्गत इसी पानी के माध्यम से सिंचाई कार्य किया जाता है। इसके अलावा शेखावाटी अंचल के अंतर्गत या शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत जोड़ होते हैं, जो कच्चे कुएं होते हैं, उन कुएं में वर्षा के जल को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। कौन कौन से, एक तो खड़ीन है, एक जोड़ है। इसके अलावा आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है, यहाँ पर बता देता हूँ इसका। राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में, नेक्स्ट लिखनी है, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी व बाड़मेर, विशेषकर बीकानेर, बाड़मेर, फलौदी, फलौदी इसमें है, जोधपुर के अंतर्गत आता है। फलौदी में लगभग हर घर में क्या रखना, लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए पीने का पानी संग्रहित करने के लिए ध्यान रखना, भूमिगत टैंक या टाका बनाते हैं। टैंक व या टाके बनाते हैं, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा याद रखना। टाका क्या होता है उसके बारे में भी देख लेना थोड़ा सा, कि टाका क्या होता है। ये पूछे जाने की संभावना है, ध्यान रखना। टाके के बारे में हम बातचीत करते हैं। टाका एक बड़े कमरे बड़ा जितना होता है, ये एक कमरे जितना बड़ा हो सकता है,
ध्यान रखना है, भूमि के अंतर्गत होता है, ध्यान रखना। हो सकता है ये घर के आंगन में बनाया जाता है, ये घर के आंगन में बनाया जाता है, ध्यान रखना, ये घर के आंगन में बनाया जाता है। तो ये घरों की पाइपों द्वारा जुड़े होते हैं, ये ध्यान रखना। इसके अलावा याद रखना, इसमें जो पानी है, इस पानी को पार्लर पानी कहा जाता है। होता क्या है देखो, मैं बताता हूँ आपको कैसे बनता है ये थोड़ा सा आप याद रखना। मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लेना, सपोज करना ये अपना एक घर है, ठीक है, ये इसकी छत है, 2 कमरे इस तरफ है, 2 कमरे इस तरफ है, ये हो गया, ये इसकी छत है मान लेना, सपोज करना यहाँ पर। तो ये घर के आंगन इस वाले क्षेत्र में इस प्रकार से टाँका होता है और एक छोटी सी स्थान होता है, यहाँ से ये पाइपलाइन के माध्यम से ये इसमें क्या होता है, जुड़ जाता है। ये आंतरिक भाग में होता है, ये टाँका बहुत बड़ा होता है, और फिर इसमें ये पानी जाता है, वर्षा का पानी, और इसमें इकट्ठा हो जाता है। इस पानी को कहा जाता है पार्लर पानी, ये ध्यान रखना। ये टाँका यानी राजस्थान के पश्चिमी भाग में ज्यादातर हर क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये आपको आज के इस वीडियो में, इसमें थोड़ा सा छोटा सा बन गया था, मेघालय मणिपुर में क्या कहा जाता है, या बात करें तमिलनाडु में इस क्षेत्र में क्या, छोटा सा है, इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको यहाँ पर क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है, ठीक है, जय हिंद।